हमारे साथ हैं प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन के तमाम पदाधिकारी जो 75वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ बना रहे हैं बाबा साहब के प्रांगण में। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी राय। जी सबसे पहले तो मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की जो है बधाई देता हूँ। और बाबा साहब के आज जो चरणों में बैठ करके जो अपनी आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, असली आज़ादी तो बाबा साहब ने दी थी। भारत का संविधान लेकर सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का अधिकार देकर, वोट का अधिकार देकर, वो बाबा साहब ने ही हमें सच्ची आज़ादी दी। और जो हमारे देश के तमाम जो वीरांगनाएं थी और शहीद थे हमारे देश के जितने पर भी हैं, चाहे ऊधम सिंह हो, इस देश के शेरों के शेर ऊधम सिंह, जिन्होंने जो है जनरल डायर को उसमें इंग्लैंड में जा कर के मार दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, सुखदेव जी है, भगत सिंह, राजगुरु जी है, और बहुत सारे लोग जो हैं तमाम, उनकी तादाद इतनी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी दिलाई। पर दुख इस बात का है कि हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, पर हम मनुवाद से आज तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। बाबा साहब ने जो हमें जो 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम उन पर ठीक से कारगर रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। अभी देखिए, अभी तिरंगा हाथ में था, गाना किसी और चीज़ का बज रहा था। तो हम इस तिरंगे का मान और सम्मान रखें। इस तिरंगे की बड़ी खासियत है, इसमें 3 रंग हैं, चौथा रंग इसमें जो है नीला है। तो पहला रंग जो इसमें जिसे केसरिया बोलते हो, ये त्याग और तपस्या और बलिदान का कलर है। और जो बीच में जो सफ़ेद रंग है, ये शांति का कलर है। और ये कई धर्मों से भी जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियन में है। तो लोग सफ़ेद रंग को पसंद करते हैं, वो उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। और हिंदुज़म का प्रतीक है ऊपर वाला। तो हर आदमी धर्म से, मजहब से और उसके जो अर्थों से भी इस झंडे की बहुत सारी विशेषताएं हैं। नीचे जो आप हरा रंग देखते हो, ये उन्नति का प्रतीक है जो सभी के लिए काम करता है। और जो बीच में 24 तिल्ली का जो धम्म चक्र देख रहे हो, जो सम्राट अशोक ने हमें ये जो बुद्ध के उससे लेकर के दिया, जैसे कहते हैं अशोक चक्र बोलते हैं, इसकी जो 24 तिल्लियाँ हैं, इन 24 तिल्लियों के भी अर्थ जानना चाहिए। उस 24 तिल्ली के बारे में जिक्र होना चाहिए। समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, न्याय है, भाईचारा है, मैत्री है, करुणा है। इसमें 24 की 24 चीज़ें लिखी हुई हैं। हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, इस झंडे के अर्थ को समझना चाहिए। आज़ादी का अर्थ तभी समझ में आएगा जब इस झंडे के गुणों को समझ में आ जाएगा। और मैं तो पिंगला नायडू थे और बाबा साहब थे, जो झंडे का जो है इन्होंने जो निर्माण करके इस झंडे में जो विशेषताएं दी हैं, मैं उनको आज जो है स्वतंत्रता दिवस पर जो उनको नमन करता हूँ। अच्छा, एक सवाल और था कि जो सामाजिक संगठन है प्रबुद्ध भारत, इसका मिशन क्या है और किस मोटो को लेकर ये समाज में काम कर रही है, उस पर विस्तार से बताइए। देखिए, भारत सामाजिक संगठन एक अराजनीतिक संगठन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि समाज में अवेयरनेस यानी जागरूकता लाने के लिए हमारा संगठन निरंतर काम करता है। उसमें सबसे पहला है कि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को मैत्री के लिए काम करना। और हमारा एक धम्म है, बुद्धिज्म। धम्म का मतलब है सच्चा मार्ग, उस मार्ग पर चलाने के लिए उनको प्रेरित करना और लोगों को इकट्ठा करके कुशल कार्यों के प्रति उनको आगे ला करके मानवता के प्रति काम करना। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं सामाजिक संगठन, ये प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन की। और इसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम क्रीम है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ 100 लोग या 1000 लोगों की भीड़ दिखाई दे। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ 10 लोग भी रहें, तो वे 10 लोग डेडिकेटेड हों, आचरणवान हों और बाबा साहब और बुद्ध के मिशन पे चलने वाले लोग हों। ऐसे लोगों को हम अपने संगठन में जगह भी देते हैं, वे इसमें काम भी करते हैं और हमेशा निरंतर इसको बनाए रखते हैं। जी, धन्यवाद। जी जी मैं ओमवीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन का। और ये जो हमारा संगठन है, इसमें हम लोगों में भाईचारा पैदा करते हैं, लोगों की शिक्षा पे विशेष ध्यान देते हैं और लोगों को उनको रास्ते बताते हैं कि भाई किस तरह से आप तरक्की कर सकते हो, आपके बच्चे किस तरह से तरक्की कर सकते हैं। और हमारा जो पढ़ाई पे विशेष ध्यान है और जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी में यदि कोई रुकावट है या किसी तरह के कोई वो पैसे की अड़चन है तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। और सामाजिक जो यदि कोई आपस में लड़ाई झगड़ा है या वो है तो उसको सुलझाने का काम करते हैं। तो हम इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं और हम सभी बिरादरियों को, सभी समाज को जोड़ के चलते हैं। कोई एक समाज या बिरादरी का संगठन नहीं है ये। इसमें कश्यप भी हैं, वाल्मीकि भी हैं और दूसरे जाटो भी हैं और सारे समाज हैं। हमारा संगठन जो है ये देश के हित में काम करता है और देश की उन्नति के लिए यही हमने बनाया है। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब,
आज सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय भीम। और हम लोग एक सामाजिक संस्था से जुड़े हैं। पिछले 3 वर्षों से हम बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर हम लोग यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये जो हम कार्यक्रम लेते हैं सब लोग आके बताते हैं और इस संगठन में सामाजिक संगठन है, सभी के लिए रास्ते खुले हुए हैं, सभी का स्वागत है, सभी अच्छा करते हैं। हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, आप उनसे भी थोड़ा सा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, प्रकाश डालिए। क्या जी? आज जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है उस पर देशवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देशवासियों को पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात ये कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है और बाबा साहब ने जो सिद्धांत उसमें रखे हैं वो लागू होने चाहिए। वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है बल्कि वो लोगों में लाने के लिए हैं। सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सबकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, सबकी जो भी लोग भूखे मर रहे हैं उनकी भूख मिटानी चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जो समाज के हित में हो, ना कि ऐसे लोग ऐसे काम होने चाहिए कि जो किसी पर्टिकुलर जाति के लिए या पर्टिकुलर वर्ग के लिए हो। और ये वर्ग जो है ना, जो वर्ण और वर्ग है, ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि सब जो है बराबर हैं। जाति विहीन समाज की परिकल्पना जो बाबा साहब ने करी, जाति विहीन समाज की परिकल्पना बिल्कुल सत्य है और वो होनी चाहिए। वो हर लिहाज से मिटनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए जातियाँ। हर एक आदमी को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम जाति को मिटाएंगे जी। इसलिए बाबा साहब ने कुछ भी लिखने से पहले 2 बातें कही थी, इंटरकास्ट मैरिज एंड इंटरडाइनिंग, यानी आपस में खान पीन और बहुत सभी जातियों का अंतरजातीय विवाह, और ये सबको कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो महिलाएं हैं इस देश की, महिलाओं को बराबर अधिकार दिए गए हैं, उनको सख्ती से लागू करना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए उनको। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल और है कि जो बहुजन राजनीति है आप उसे वर्तमान में कहाँ खड़ा पाते हैं? बहुजन से क्या मतलब है, पहले ही बताओ मुझे। जो एक पार्टी है जैसे कि बहुजन समाज पार्टी हुआ, जैसे कि अन्य तमाम पार्टियां जो सामाजिक हितों की आवाज़ें उठाती हैं, तो आप वर्तमान परिदृश्य में जो आज देश में माहौल चल रहा है, आप इन पार्टियों को कहाँ खड़ा पाते हैं? जैसे कि राजस्थान में कल परसों घटना घटी एक बच्चे के साथ, तो आप इस चीज़ को कहाँ खड़ा पाते हैं कि ये पार्टियाँ कहाँ तक सक्षम है आवाज़ उठाने में? नहीं, सक्षम तो बहुत हैं लेकिन उठाना नहीं चाहती। एक तो उनको डर लगता है कि कभी सरकार कोई हमारे अगेंस्ट एक्शन न ले ले। कोई भी, हर एक लीडर आज इस बात से डरा हुआ, हर एक पार्टी का लीडर इस बात से डरा हुआ, हमारी बहन जी भी शायद इस बात से डरी हुई हैं कि यदि हमने कोई चीज़ उठाई तो हमारे यहाँ छापा पड़ जाएगा, किसी ना किसी तरह से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको जो है कोर्ट में खींचा जाएगा, उनकी बेइज्जती की जाएगी और उनको बदनाम किया जाएगा। तो हर एक लीडर आज इस बात से डर कर रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, सब पार्टी के लीडर्स को यदि आप पकड़ रहे हैं, उनके छापा पकड़ रहे हैं, तो आप अपने जो पार्टी यहाँ रूल कर रही है यानी कि बीजेपी, उनके यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्यों नहीं पड़ रहे हैं उनके यहाँ छापे? तो इसलिए हर पार्टी को जो जनमत है, जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं या जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनकी तरफदारी करनी चाहिए, उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, उनके लिए धरना देना चाहिए और सरकार से पार्लियामेंट के अंदर ये मांग रखनी चाहिए कि जो बाबा साहब ने लिखा है वो बराबर क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्यों नहीं लागू होता है। जैसे अभी आरक्षण को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया है? आरक्षण तो है लेकिन जिस डिपार्टमेंट में आरक्षण होगा सारे डिपार्टमेंट को हम प्राइवेट कर देंगे। जब प्राइवेट कर दोगे तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? हमारे जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, जो नीची जाति के लोग जिनको कहते हैं, उन लोगों को ये बात रखनी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के एमपी एमएलए को ये बात रखनी चाहिए कि यदि ये सब प्राइवेट हो जाएगा तो हमारा आरक्षण जो बाबा साहब ने कहा था खत्म नहीं होगा, वो तो आप ही खत्म हो जाएगा। फिर नौकरी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, नौकरी नहीं है, मैकेनाइजेशन हो गया, नौकरी नहीं है, तो यहाँ लाइन लगेगी मजदूरों की। और जब मजदूरों की लाइन लगेगी तो बहुत गरीबत की लाइन लगेगी, लोग गरीब होंगे और लोग प्रताड़ित होंगे और वही गरीबी में उन्होंने गुलाम बनेंगे। अब आपके पीछे हांडी नहीं बनेगी बल्कि आपका पल्ला जो है वो दूसरे के सामने फैलेगा कि हमें भीख दे दो खाने के लिए। अब वो होगा। धन्यवाद।